गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसमें ऑक्टाहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं यदि धातु आयन का विन्यास D1 से लेकर के D10 तक कोई भी है, उस स्थिति में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। T2G में कितने भरे जाते हैं, EG में कितने भरे जाते हैं। इस विपाटन पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड का क्या प्रभाव पड़ता है और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन ने डिस्कस किया था कल वाले वीडियो में। फिर मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि यानी यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और ऑक्टाहाइड्रल प्रकार का यदि कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण जो है म्यू का मान जो है वो कितना आएगा D1 से D10 तक, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो है उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान मैंने पूछा था। तो केवल एक स्टूडेंट ने उसका रिप्लाई किया, बाकी के स्टूडेंटों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, यानी नहीं निकाले इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने आएंगे। तो यानी जितने n का मान जितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने मैंने आपको सिखाई है किस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल D5 विन्यास है और प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो विपाटन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपके ध्यान होना चाहिए T2G यहाँ, EG के 2 यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो पांचों कक्षकों में यहाँ ऐसे भर देंगे। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाएंगे, 3, 4 और 5। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G5 और EG0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो कितनी है, 1 है, और 1 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान जब निकालेंगे तो μ √n n+2, तो 1 1+2 √3 का मान होता है 1.732। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा, इतना बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। तो चाहे किसी का भी निकालो इसी तरीके से निकालना है, तो वो आपने निकाल लिया होगा प्रबल क्षेत्र का और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड यदि उपस्थित है और धातु आयन का विन्यास D1 से D10 हो, तो उस स्थिति में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एक अपन ने यहाँ बात की थी कि यानी ये जो ऊर्जा का अंतराल है विपाटन है उसको अपन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को ऑक्टाहाइड्रल के लिए अपन ΔO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान कितने के बराबर होता है, 10 DQ के बराबर होता है। यानी एक ΔO जो है वो कितने DQ के बराबर है, 10 DQ के। और इस स्थिति में जब विपाटन होता है T2G सेट की ऊर्जा कितनी कम हो जाती है, -0.4 ऑक्टाहाइड्रल के लिए ΔO, और EG की कितनी बढ़ जाती है, +0.6 ΔO बढ़ जाती है। तो अपन ने ये जो वैल्यू लिखी थी यानी +0.6 ΔO DQ में लिखेंगे तो एक ΔO कितने के बराबर है, 10 DQ के बराबर है, तो यानी 6 DQ हो जाएगा। या यदि नीचे वाले का लिखें 0.4 × 10 DQ तो मान किस में आ जाएगा, 4 DQ में आ जाएगा। फिर अपन ने इसके भिन्न में मान लिखे थे, यानी भिन्न में मान कितना आएगा, तो या तो भिन्न में ऐसे निकाल लीजिए, यानी भिन्न में जो वैल्यू आएगी वो ΔO की आएगी, वो मैंने गलती से DQ में लिख दी थी। यानी भिन्न में कैसे, यानी एक DQ कितने के बराबर है, एक DQ यदि निकाले तो 1/10 ΔO के बराबर है। तो यानी इसका मान जब ΔO में निकालेंगे तो उस स्थिति में यह ऐसे लिख लीजिए 0.6 जो है इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा।
6/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल ओ हो जाएगा। या 6 dq जो है उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर लीजिए, डेल ओ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो dq की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 डेल ओ हो जाएगा। तो 6/10 डेल ओ, यहाँ मैंने dq लिख दिया था बाय मिस्टेक। 6/10 और 4/10 ये मैंने लिखे थे टर्म, वहाँ dq लिख दिया था, वहाँ क्या आएगा, डेल ओ आएगा। या ऐसे ये 0 हटा करके अपन यदि लिखें, दशमलव यदि हटाएंगे या 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये 2 3 6, 2 5 10 और 2/5 डेल ओ, ये दो मान होंगे भिन्न में, ये डेल ओ में होंगे ना कि dq में। dq में तो 6 dq होगा और 4 dq होगा। और यदि ऐसे 10 का भाग देंगे तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान वो का वही आएगा 6 dq और 4 dq। तो ये तो है इनके भिन्न में मान, और ये जो है डेल ओ के पॉइंटों में मान और dq में जो मान होंगे वो ये होंगे, और टोटल वैल्यू जो होगी वो 10 dq के बराबर होगी। अब डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है यानी किस पर निर्भर कर रहा था, एक अपन ने पढ़ी थी पेयरिंग एनर्जी, किसका मान जो है पेयरिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है। पेयरिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, यानी किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है, पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा कहलाती है। यदि डेल्टा का मान अधिक है, अधिक कब होगा, जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो है वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स सेल्स के लिए अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा ओ। इसका मान अधिक होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो इस स्थिति में निम्न चक्रण संकुल का फॉर्मेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है वो T2G में इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बाद ही किस में भरे जाएंगे, EG में भरे जाएंगे। अगला बिंदु अपन ने क्या देखा था, यानी यदि विपाटन कम है, विपाटन कब होगा, जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होगा, तो इस स्थिति में यानी पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो इस स्थिति में पेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन जो है वो कहाँ से प्रारंभ होगा, EG में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद T2G में इलेक्ट्रॉन का प्रारंभ होगा, और इस स्थिति में किस प्रकार का संकुल बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको इम्पोर्टेंट है और ध्यान में भी रखनी है। अब अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता जो है उसके क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी लिगेंडों की प्रबलता का जो ऑर्डर है, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर है चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एक ऑर्डर में यदि अपन अरेंज कर दें तो एक सीरीज प्राप्त होती है, और उस सीरीज को कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कंफ्यूज नहीं होना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंडों की प्रबलता के लिए है। एक अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो कि 11th क्लास में पढ़ी थी, जिसमें कौन प्रबल अपचायक है, मानक अपचयन विभव के मान अपन ने पढ़े थे। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ये जो लिगेंड है ये दे दिए जाते हैं 4 ऑप्शन में, और फिर उनका सही ऑर्डर कौन सा है वो पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी ऐसी सीरीज जिनमें लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता मतलब पहले दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, फिर क्या आएंगे प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इस ऑर्डर में यदि अपन अरेंज कर दें तो जो सीरीज प्राप्त होती है उस सीरीज को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है कि कोई 4 लिगेंड निकाल लें, उनके बीच का ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर जो है वो आपके ध्यान होना चाहिए, कौन किससे कम प्रबल है, कौन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है और कौन प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। तो ये जो सीरीज बताएगी यानी इसमें सबसे जो दुर्बल लिगेंड है वो होता है आयोडो, उसके बाद ब्रोमो, फिर थायोसाइनेटो, फिर क्लोरो, फिर एजिडो, फिर नाइट्रेटो, फिर फ्लोरो, फिर हाइड्रोक्सो, फिर कार्बोक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, कार्बोक्सिलेटो तो CW-
उसके बाद H2O एक्वा, उसके बाद आइसोथायोसाइनेटो, फिर एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, फिर होता है हाइड्रिडो, उसके बाद एमीन, उसके बाद एथिलीन डाइअमीन, उसके बाद साइनो, और उसके बाद नाइट्रो, फिर कार्बोनाइल। तो ये जो श्रेणी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपको याद करनी है। लिगेंडों की यानी प्रबलता का क्रम है, सबसे ज़्यादा प्रबल लिगेंड जो है, यानी ये तो जो है ये आते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में, और ये जो है ये आते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड में, जो कि अपन ने पहले भी एग्जाम्पल देखे थे कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड के ये एग्जाम्पल हैं और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के ये एग्जाम्पल हैं। वीबीटी थ्योरी में अपन ने देखे थे, वहाँ तो केवल एग्जाम्पल देखे थे। अब जो है यहाँ पर आपको पूरी सीरीज याद करनी है कि ये दुर्बल क्षेत्र जो है इनमें भी जो है दुर्बलता सबसे ज़्यादा किसकी है और इनमें प्रबल कौन है, और ये जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है इनमें प्रबल कौन है, इनमें दुर्बल कौन है। तो इसके लिए पूरी सीरीज एक अरेंज कर दी गई है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बढ़ते हुए क्रम में। सबसे दुर्बल आइडो, फिर ब्रोमो, फिर थायोसाइनेटो, क्लोरो, एजिडो, नाइट्रेटो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, ये ऑक्सिलेटो, एक्वा, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, हाइड्रिडो, एमीन, एथिलीन डाइअमीन, साइनो, नाइट्रो और कार्बोनाइल। यानी सबसे प्रबल लिगेंड कौन है? CO, उसके बाद NO2-, उसके बाद साइनो। तो यानी ये जो ऑर्डर है आपको एज इट इज ऐसा कैसा याद करना है। बाकी प्रबल क्षेत्र लिगेंड के एग्जाम्पल में यदि याद करना पड़े तो ये हैं, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो हैं वो ये आपको याद करने हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में, क्योंकि जब आप CFT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो विपाटन है इलेक्ट्रॉन की कहाँ पेयरिंग करवानी है, कहाँ पेयरिंग नहीं करवानी है, तो वहाँ ये काम में आएंगे। या कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन लिख करके फिर आपको ये जो सीरीज है ये सीरीज बतानी है कि लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में एक ऑर्डर में यदि अरेंज कर दिया जाए तो इस स्थिति में या बढ़ते हुए क्रम में, प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहलाती है। अब अपन बात करते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, यानी चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये तो हो गया ऑक्टाहाइड्रल का। अब दूसरा टॉपिक है चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं यानी इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। यदि हाइब्रिडाइजेशन DsP2 प्रकार का है तो उस स्थिति में किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यदि हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार sp3 है तो टेट्राहाइड्रल प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। अब चतुष्फलकीय संकुल जो हैं इनमें क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन होता है वो ऑक्टाहाइड्रल के विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। एक का याद कर लेना, दूसरे का उसका उल्टा कर देना, चाहे कोई भी याद कर लेना, नहीं तो बाद में एग्जाम के टाइम एग्जाम जो प्रेशर होता है उस स्थिति में यानी उल्टा हो जाता है। यदि दोनों का याद करोगे तो ये ध्यान नहीं रहेगा T2G ऊपर आएगा या EG नीचे आएगा, या EG ऊपर आएगा या T2G नीचे आएगा। तो एक का याद कर लेना और दूसरे का उसका विपरीत कर देना। अब चतुष्फलकीय संकुलों में यानी अष्टफलकीय संकुलों में यानी ये एनर्जी का ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, स्टार्टिंग में धातु आयन के 5 D कक्षक, धातु परमाणु के जो 5 D कक्षक हैं उनकी ऊर्जा क्या है? समान है, क्या कहलाते हैं? डी जनरेट D ऑर्बिटल समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ये 5 कक्षक DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²।
वो इनके दो सेट T2G और EG। EG के यानी कौन कौन से कक्षक, ये, और T2G के ये। जो ही लिगेंड इनके संपर्क में आएगा उस स्थिति में ऊर्जा जो है पांचों कक्षकों की क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। यानी यह है लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब क्या होगा, ये दो सेट में विभक्त हो जाएंगे। जैसे ऑक्टाहाइड्रल में यहाँ क्या आया था, T2G, और यहाँ क्या आया था, EG। यहाँ क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, मतलब यहाँ क्या आएगा, EG आएगा, यहाँ क्या आएगा, T2G आएगा। पूरा अंतर जो है उसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे। यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और टी जो है वो किसके लिए लगाया है, टेट्राहाइड्रल के लिए लगाया है। अब देखिए वहाँ जो था यानी कितनी ऊर्जा बढ़ रही थी, कितनी ऊर्जा कम हो रही थी। तो यानी +6 DQ वहाँ पर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और -0.4 क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यानी +0.6 इतनी बढ़ रही थी और इतनी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, -0.4। तो अब T2G की तरफ कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 0.4 बढ़ जाएगी, और कितनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। तो देखिए जितनी एनर्जी जिधर है उतना का उतना ही रहेगा, उल्टा हो जाएगा ऑक्टाहाइड्रल का। तो यानी यहाँ पर जो मान है वो कितना आएगा, -0.6 डेल टी, वहाँ क्या लगाया था, डेल्टा ओ। ये वाली वैल्यू, ये वाले कक्षक ऊपर थे, यहाँ कितना हो जाएगा, +0.4 डेल्टा टी। ठीक है। अब DQ में यदि लिखेंगे तो वही डेल्टा टी का मान, एक डेल्टा टी का मान किसके बराबर होता है, 10 DQ के बराबर होता है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 DQ प्लस का, और ये क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6 DQ भी लिख सकते हैं। ये DQ के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये डेल्टा टी की फॉर्म में, डेल्टा टी की फॉर्म में। और दूसरी वैल्यू अपन कौन सी लिख सकते हैं, 4/10 कर देंगे और 6/10 कर देंगे, तो वो भिन्न में मान आ जाएगा, 4/10 और 6/10, 2/5 डेल्टा टी और 3/5 डेल्टा टी। चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, तीनों ही सही है, चाहे कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो। तो यानी ध्यान क्या रखना है, यहाँ EG और T2G ऊपर होगा। यानी चतुष्फलकीय संकुलों में T2G स्तर के जो कक्षक होते हैं लिगेंडों से अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, और वहाँ पर कौन से प्रतिकर्षित हो रहे थे, EG। यानी टेट्राहाइड्रल की स्ट्रक्चर अलग होती है, ऑक्टाहाइड्रल की क्या होती है, अलग होती है स्ट्रक्चर। तो जो कक्षकों के मध्य रिपल्सन है, डी के जो इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है उनके मध्य रिपल्सन जो है वो कौन से कक्षकों के बीच अधिक होता है, इस आधार पर। यानी जहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा वो कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर होगा, और जहाँ प्रतिकर्षण कम होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर पर होगा। तो ऑक्टाहाइड्रल में क्या होता है कि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं और धातु आयन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके EG कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, इस कारण EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है, और T2G के मध्य प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए वो नीचे होता है। और टेट्राहाइड्रल में इसका उल्टा होता है, यानी T2G के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण इसकी ऊर्जा जो है वो EG से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है और पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। तो यानी इस स्थिति में हमेशा किस प्रकार के संकुल का फॉर्मेशन होगा, उच्च चक्रण संकुल का फॉर्मेशन होगा। मतलब 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इनमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। तो
तो इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि इनमें विपाटन ऊर्जा का मान इनका कम होता है। चतुष्फलकीय संकुलों में हमेशा इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, चाहे वो Eg का है चाहे वो T2G का है, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तो यहाँ पर न तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड देखना न दुर्बल क्षेत्र लिगेंड देखना है। केवल जब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल आ जाए, CFT के अकॉर्डिंग उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान यदि निकालना आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है। ऑक्टाहाइड्रल है तो अपन को प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड देखना, अदरवाइज अपन को नहीं देखना है। तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो होता है वो कम होता है, तो यानी यहाँ पर निम्न चक्रण संकुल का फॉर्मेशन संभव नहीं है। ऑलवेज और ऑलवेज किसका फॉर्मेशन संभव है? उच्च चक्रण संकुल। यानी क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि चतुष्फलकीय संकुल जो है हमेशा उच्च चक्रण संकुल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनमें विपाटन कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस कारण उच्च चक्रण संकुल का फॉर्मेशन करते हैं, निम्न चक्रण संकुल का फॉर्मेशन संभव नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी टेट्राहेड्रल हो उसके लिए यदि D1 से D10 तक यदि विन्यास है तो उस स्थिति में आप क्या ज्ञात कर सकते हो? उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हो। यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D1 में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक यहाँ भरा जाएगा, 2 3 इसके तो वैसे ही भरे जाएंगे, और फिर यहाँ कैसे भरे जाएंगे? तो 1 2 3 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि डेल्टा टी का मान कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए आपकी बुक में जो है ये Eg और T2G टेट्राहाइड्रल के लिए, जबकि सही जो होता है यानी ई जो वर्ड है टेट्राहाइड्रल के लिए ई काम में लिया जाता है इस कक्षक के लिए, और इसके लिए काम में लिया जाता है T2। लेकिन आपके NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है, तो आपको ये याद करना है। बाकी होता ये ई है और ये होता है T2। तो वो G-रेड, वो ऑक्टाहाइड्रल जो होते हैं वो G-रेड होते हैं, और G-रेड के लिए G लगाया जाता है। तो उतना जो है वो आपके सिलेबस में नहीं कि G-रेड क्या होते हैं, N-G-रेड क्या होते हैं। तो E और T2 यदि और किसी बुक में लिखा हुआ तो ये भी सही है, ये सही है। टेट्राहाइड्रल के लिए हमेशा E और T2 लिखा जाता है, ऑक्टाहाइड्रल के लिए T2G और Eg लिखा जाता है। लेकिन आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग ये वाला याद कर लीजिए, Eg और T2G। अब देखिए टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल जो विपाटन है डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है? कई बार कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन कि यानी चतुष्फलकीय संकुलों में जो विपाटन है डेल्टा टी और अष्टफलकीय संकुलों में जो विपाटन है डेल्टा ओ, इन दोनों में निम्न में से कौन सा संबंध सही है, या निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो वहाँ ये रिलेशनशिप दोनों के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ओ। ये इन दोनों के बीच में संबंध होता है कि डेल्टा टी का मान जो होता है, यानी इधर 9 डेल्टा टी जो है 4 डेल्टा ओ, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 9 का भाग दे देंगे, तो वो मान किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। 4 से गुणा करना है, 9 का भाग देना है, या इस मान को 9 से गुणा कर दीजिए, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, फिर दोनों के मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये है इन दोनों में संबंध। कंपटीशन एग्जाम में या तो इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है, फिर याद नहीं रहता कि डेल्टा टी जो है वो इधर आएगा या इधर आएगा, या 9/4 कर देते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है 4/9 डेल्टा ओ किसके बराबर है? डेल्टा टी के बराबर है 4/9 डेल्टा ओ। एक इनकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है, यानी वो उसका मान कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो देखिए उसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी होती है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी अपन, और CFSE
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी उस संकुल के स्थायित्व की ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा जो है ऑक्टाहाइड्रल के लिए कैसे निकालेंगे और टेट्राहाइड्रल जो है उसके लिए कैसे निकालेंगे। ऑक्टाहाइड्रल को शॉर्ट में OH, टेट्राहाइड्रल को TD से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऑक्टाहाइड्रल के जो CFSC होती है, तो ध्यान होना चाहिए ऑक्टाहाइड्रल में T2G नीचे आता है और EG क्या आता है, ऊपर आता है। और T2G यानी CFSC का मान क्या होगा, T2G यदि नीचे है तो उसकी ऊर्जा कितनी कम हो जाती है, -0.4 डेल्टा O कम हो जाती है। और वो किसकी है, T2G की। तो यहाँ n T2G से मल्टीप्लाई कर देंगे। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो अपन वहाँ पर ले रहे थे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, वो वहाँ पर थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। n का मतलब ये है कि n जो है वो है टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो है यहाँ पर T2G के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लस कितनी बढ़ जाती है, +0.6 डेल O बढ़ जाती है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, NEG से मल्टीप्लाई करेंगे। NEG का मतलब EG कक्षक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, उसकी CFSC का मान आ जाएगा। यानी यदि क्वेश्चन पूछ रहा है एक अष्टफलकीय संकुल या अष्टफलकीय संकुल का एग्जाम्पल दे दिया और उस स्थिति में पूछ रहा है कि इसकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आपके ध्यान होना चाहिए वो डायग्राम से आपको पता है कि इसका मान -0.4 डेल O इंटू n T2G, n मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, और यहाँ पर +0.6 बढ़ जाती है डेल्टा O ऑक्टाहाइड्रल के लिए, NEG मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, माइनस साथ में लेंगे डेल्टा O ऑक्टाहाइड्रल के लिए आ जाएगा, यानी डेल्टा O दोनों में क्या है, कॉमन है। या फिर अपन DQ के फॉर्म में लें तो एक डेल्टा O किसके बराबर होता है, 10 DQ के बराबर होता है। तो ये जो अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 DQ इंटू n T2G प्लस 6 DQ n EG, या DQ दोनों में कॉमन है तो बाहर भी लिख सकते हैं अपन 4 इंटू n T2G माइनस साथ में आएगा माइनस का 4 n T2G प्लस 6 n EG, और यहाँ क्या लगा देंगे अपन DQ, एक ही बात है, चाहिए लो। आंसर DQ में है तो ये वाला अप्लाई कर देंगे, और डेल O में भी है, यानी इन दोनों में कॉमन लेकर के अपन डेल O क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। तो डेल O में यदि आंसर है तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, और DQ में है तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। टेट्राहाइड्रल जो है उसके लिए CFSC का मान कितना होगा, टेट्राहाइड्रल के लिए CFSC जो होती है वो होती है, यानी इसमें नीचे निम्न ऊर्जा स्तर पर कौन सा कक्षक होता है, EG होता है, और ऊर्जा उस स्थिति में कम हो जाती है कितनी, 0.6 डेल्टा T इंटू NEG वही है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, प्लस कितनी बढ़ जाती है, 0.4 डेल्टा T इंटू n T2G वही है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। DQ में यदि चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस का 6 डी क्यू आएगा। डी क्यू यदि मैं लास्ट में लिख दूँ 4 इंटू एन टी टू जी इंटू क्या हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर यदि डेल्टा टी में है तो ये वाला अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, और यदि डी क्यू में है तो ये वाला अप्लाई कर देंगे। तो ये है इनकी CFSE निकालने का तरीका। बाकी इनकी MP पेयरिंग एनर्जी भी निकाली जाती है, तो पेयरिंग एनर्जी वाला कम पूछा जाता है। पेयरिंग एनर्जी जो है MP, यहाँ M क्या है, M जो है उनके कक्षक जो हैं T2GIG में, उनमें पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसके D में जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो फिर M का मान निकाल लेते हैं। तो इतना जो ज़्यादा जो है वो CFSE निकालना आपके डिटेल में सिलेबस में नहीं है, केवल आपको इनके जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रख लेना। तो इनसे अपन क्या निकाल लेंगे, CFSE निकाल लेंगे। तो आपको जो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, यानी D5 यदि विन्यास है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, उसका विन्यास है D5 है, या D8 विन्यास है, तो उसके लिए CFSE का मान कितना आएगा। और यदि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके लिए यदि D3 विन्यास है तो उसकी CFSE का मान कितना आएगा। n यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट मत कर लेना, n यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल या AG ऑर्बिटल, ठीक है। बाकी यदि डायग्राम यदि ध्यान में है तो जो जिधर ऊर्जा कम हो जाती है उसको उससे कम कर देना, जिधर ऊर्जा बढ़ जाती है उस वाले कक्षक को उससे गुणा कर देना। कक्षक का मतलब गुणा करने का मतलब उसके कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा करना। और बाकी ऑक्टाहाइड्रल है तो डेल्टा ओ लगा देंगे, टेट्राहाइड्रल है तो डेल्टा टी लगा देंगे, DQ में है तो 10 से मल्टीप्लाई करके अपन उस स्थिति में वो वाला आंसर दे देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।